हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा हमारी क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, जिसके राइटर है एल्फोंस टोडेट। तो दोस्तों, पिछली वाली वीडियो में मैंने इसका आधा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था, यानी 7 स्टांजा इसके करवा दिए थे, और जो बचे हुए स्टांजा हैं वो मैं इस वाले चैप्टर में कंप्लीट करवा दूंगा। तो दोस्तों, आप पहले पिछली वाली वीडियो देखिए, फिर उसके बाद में आगे वाली वीडियो देखिए, क्योंकि जब तक आप पिछले वाली वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं स्टांजा नंबर 8 की तरफ और देखते हैं हमारा स्टांजा नंबर 8 क्या है। तो दोस्तों, 7 स्टांजा हमने कहाँ पर छोड़ा था कि जब एम हेमल फ्रेंच से क्वेश्चन कर रहे थे, तो एम फ्रेंच को जवाब नहीं दे मिलता है, तो फ्रेंच वहीं पर अपनी डेस्क को पकड़कर खड़ा हो जाता है। तो उसके आगे कहते हैं एम हेमल, आई हियर्ड एम हेमल से टू मी। कह रहा है फ्रेंच कि आई हियर्ड, मैंने सुना, एम हेमल से टू मी, एम हेमल को मुझसे कहते हुए सुना। आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, यू मस्ट, तुम अवश्य ही फील मिस महसूस कर रहे होगे, बैड इनफ, तुम काफी ज्यादा बुरा महसूस कर रहे होगे। सी हाउ इट इज, देखो ऐसा है। एवरी डे, प्रत्येक दिन। वी हैव साइड टू अवर सेल्फ, हमने खुद से कहा है, हमने स्वयं से कहा है। वाह, अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास तो ढेर सारा समय है। आई शैल लर्न इट टुमारो, और जो मैं इस चैप्टर को कल याद कर लूंगा। एंड नाउ यू सी, अब तुम ही देखो। वेयर, कहाँ, वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ गए हैं। आहा, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, आहा, अरे, दैट्स द ग्रेट ट्रबल मिस, परेशानी, विद अल्सास, मतलब ये अल्सास के सामने कितनी बड़ी परेशानियां खड़ी हुई है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह पुट्स रख देती है ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए, टिल टुमारो मतलब वह सीखने के लिए कल के लिए रख देती है। नाउ दोस फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, मतलब कह रहे हैं कि अब जो बाहर के लोग हैं ना, अब उनको तुमसे कहने का यह अधिकार होगा। हाउ इज इट, ऐसा कैसे है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम फ्रेंचमैन होने का नाटक भी करते हो, यानी एंड येट, और फिर भी, यू कैन नाइदर स्पीक, यू कैन नाइदर स्पीक, ना तो तुम बोल सकते हो, नॉर राइट, और ना ही तुम लिख सकते हो, योर ओन लैंग्वेज, अपनी भाषा को तुम ना बोल सकते हो और ना लिख सकते हो। तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं होगा कि तुम फ्रेंचमैन हो। बट यू आर नॉट द रोस्ट, लेकिन तुम ही सबसे गलत नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स मतलब तुम ही सबसे गलत नहीं हो। वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्फ विद, मतलब हम सबके पास इसको दोष देने के लिए एक पर्याप्त कारण है, हम सब दोषी हैं। कह रहे हैं आगे कि योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ हैव टू लर्न, कि जो तुम्हारे माता पिता है तुम्हें पढ़ाने के लिए इतनी चिंता नहीं करते। दे प्रिपेयर्ड, वो तो तैयार हैं। टू पुट यू, तुम्हें रखने के लिए, टू वर्क, कहाँ पर, काम पर, ऑन अ फॉर्म, तुम्हें फॉर्म पे काम करने के रखने के लिए वो तैयार है। और एट द मिल्स, और आरा मशीन पर काम करने के लिए भी तैयार है। सो एज टू हैव लिटिल मोर मनी, जिससे उन्हें थोड़ा सा धन प्राप्त हो सके। एंड आई, और आई हैव टू ब्लेम ऑल्सो, और मैं खुद को भी दोषी ठहराता हूँ। हैव, क्या, आई नॉट ऑफन सेंट यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा, टू वाटर, पानी देने के लिए, माई फ्लावर्स, मेरे पौधों में मैंने तुम्हें पानी देने के लिए नहीं भेजा। इंस्टेड, बजाय ऑफ लर्निंग योर लेसन, तुम्हें तुम्हारा पाठ पढ़ाने की बजाय मैंने अपने फ्लावर्स में तुम्हें पानी देने के लिए नहीं भेजा। एंड, और
व्हेन जब आई वांटेड टू गो फिशिंग जब मैं फिशिंग पकड़ना चाहता था या फिशिंग को जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की। तो चलिए दोस्तों 8 स्टांजा हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं 9 स्टांजे की तरफ। 9 स्टांजा है हमारा दोस्तों। हाँ दोस्तों, आप अपने साथ में किताब लेकर बैठिए, क्योंकि यहाँ पर मैं भी किताब से ही पढ़ाता हूँ। जब तक आपके पास किताब नहीं होगी तब तक आप ठीक से इसे रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आप मैं स्क्रीन पर ये इसलिए दे देता हूँ क्योंकि आप जब कहीं बाहर होते हैं ना, तो आप पर वहाँ तो बुक नहीं होगी, इससे ये है आप बाहर भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए 9 स्टांजा देखते हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, कह रहे हैं फिर एक के बाद दूसरी बात करते हुए एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेजेस, और जो एम एम एल थे वो फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते रहे। सेइंग दैट, यह कहते हुए दैट कि इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, मतलब जो फ्रांस भाषा है वो दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, ये सर्वाधिक स्पष्ट है। द मोस्ट लॉजिकल, इसमें एक लॉजिक है, एक तर्क संगत है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, दैट वी मस्ट, और हमें इसे रखना चाहिए अपने बीच में, इससे हमें इस भाषा को सुरक्षित रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज, क्योंकि वेन आ पीपल आर इंस्लेव्ड, जब कोई दूसरे देश के लोग गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेजेस, तो मतलब जब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से बंधे रहते हैं ना, इट इज एज, तो यह ऐसा ही है। दे हैड द की टू देयर प्रिजन, मानो उनके जेल की चाबी उनके पास है। प्रिजन मतलब जेल। देन तब ही ओपन द ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन, देन तब उन्होंने मतलब ग्रामर की किताब खोली एंड रीड अस अवर लेसन, और हमारा पाठ हमें पढ़कर सुनाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी, और मैं यह देखकर चकित था। देखिए कह रहा है आई वॉज अमेज्ड टू सी, और मैं यह देखकर चकित था। फ्रेंड्स कह रहा है, नरेटर कह रहे हैं हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, आज से पहले मुझे कभी भी इतना अच्छा समझ में नहीं आया जितना कि आज आ रहा है। ऑल ही साइड सीम टू इजी, सो इजी, मतलब नरेटर कह रहे हैं कि एम हेमल ने जो कुछ भी कहा वो इतना सरल सरल लगा। आई थिंक, मैं सोचता हूँ टू डैट कि आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, इतनी ध्यान पूर्वक मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। एंड डैट, और और दैट कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग सो मच पेशेंट, और एम हेमल ने भी इतने धैर्य से किसी वस्तु को एक्सप्लेन नहीं किया होगा कभी भी। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज, देखिए कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ, कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था इफ, यदि द पुअर मैन मतलब एम एम एल के लिए प्रयोग किया गया है। पुअर मैन मतलब बेचारा व्यक्ति, वांटेड टू गिव अस, हमें देना चाहता है, ऑल ही न्यूज, जो कि मतलब वह जानता है, बिफोर गोइंग अवे, मतलब वह जाने से पहले हमें सब कुछ देना चाहता है, जो कुछ भी वह जानता है। एंड टू पुट, और रखना चाहता है, इट ऑल इनटू अवर हेड्स, और हमारे दिमाग में रखना चाहता है, एट वन स्ट्रोक, जो कुछ भी वह जानता है वो सब कुछ हमारे दिमाग में फिक्स कर देना चाहता है। तो चलिए अब चलते हैं 10 स्टांजे की तरफ। दोस्तों 10 स्टांजा है हमारा। आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, मतलब हमारा लेखन का पाठ हुआ, लिखने का कार्य हुआ। दैट डे, उस दिन,
एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर एस रिटन, मतलब एम हेमल के पास हमारे लिए कॉपियां थी, रिटन इन जिन पर लिखा था आ ब्यूटीफुल हैंड, एक वक्राकार मतलब राउंड में लिखा हुआ था, हैंड से फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, मतलब उन कापियों में एक वक्राकार के रूप में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। दे लुक लाइक्स, जो दिखाई दे रही थी लाइक जैसे लिटिल फ्लैग्स, एक छोटे झंडों की तरह दिखाई दे रही थी, फ्लोटिंग लहराते हुए एवरीवेयर प्रत्येक जगह इन द स्कूल रूम, जो मतलब ऐसे दिखाई दे रही थी कि स्कूल के प्रत्येक रूम में झंडे छोटे छोटे लहरा रहे हैं। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, जो मतलब लटका दिए हैं हमारे मेजों के छड़ों को ऊपर जो लटका दिए हैं। यू आउट टू हैव सीन, मतलब आप सभी देख सकते हैं। एवरीवन सेड टू वर्क, जो प्रत्येक है अपने काम में जुट गए हैं। एंड हाउ क्विट इट वाज, और सब कुछ कितना शांत था। देखिए आगे कह रहे हैं, द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेज, मतलब सब कुछ इतना शांत था कि जब हम लिख रहे थे अपने पेज पर तो खाली पेज के मतलब पेजों पर पेन के रगड़ने की आवाज आ रही थी खाली, मतलब सब कुछ इतना शांत था। देखिए आगे क्या कहते हैं, वंस सम विटल्स फ्लू इन, मतलब एक बार क्या हुआ कि विटल्स भंवरे फ्लू में आ गए इन अंदर, मतलब एक बार क्या हुआ कि जो भंवरे थे वो अंदर आ गए। बट लेकिन नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, और छोटे बच्चों ने भी नहीं। हु वर्कड राइट ऑन ट्रैकिंग देयर फिश हुक्स, जो मतलब पूरे समय मछली पकड़ने के कांटों का चित्र बनाने में लीन थे, उन बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। कहते हैं आगे, एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, कह रहे हैं कि जो भमरे के भरभराने की आवाज आ रही थी वो मानो कि फ्रेंच भाषा ही थी। ओह द रूप, मतलब छत के ऊपर, द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, जो कबूतर थे वो गुडरुम कर रहे थे। एंड और आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं में ही सोचा, विल क्या दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वे इन्हें भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे, इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी। तो देखिए आगे क्या होता है स्टांजा नंबर 11 में। दोस्तों हाँ, पर किताब लेके जरूर बैठिएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किताब से आपको जो मैं मीनिंग का अर्थ बताता हूँ उससे आप लिख लेंगे। इससे क्या है, आपकी जो नॉलेज होगी वो थोड़ी तेज होगी। तो देखिए क्या 11 स्टांजे में क्या कहते हैं कि वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, कह रहे हैं कि वेन एवर जब कभी भी, आई लुक्ड अप जब कभी भी मैंने ऊपर देखा, फ्रॉम माई राइटिंग मतलब लिखते हुए जब कभी भी मैंने ऊपर देखा, आई सा एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर्स, और जो एम हेमल थे वो अपनी चेयर पर स्थिर थे, मोशनलेस थे, एकदम स्थिर थे। एंड गेजिंग, और जो घूर रहे थे, फर्स्ट एट थिंक देन एट अनोदर, जो एक वस्तु के बाद दूसरी वस्तु को घूर रहे थे, जो मतलब क्लासरूम में वस्तुएं रखी थी उनको घूर रहे थे। एज इफ, यदि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जो मतलब स्कूल रूम में जो कोई भी वस्तु थी उसको अपने दिमाग में सेट कर लेना चाहते थे, फिक्स कर लेना चाहते थे, इसलिए वो अपने जो वस्तुएं थी उनको घूर रहे थे। फैंसी, फैंसी जरा सोचो, 440 ईयर्स, 40 वर्ष से, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, जो इसी स्थान पर रह रहे थे।
विद हिज गार्डन, अपने बगीचे के साथ, मतलब उनका बगीचा भी यही था। आउटसाइड द विंडो, विंडो की तरफ। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और जो उनकी कक्षा थी वो उनके सामने थी, और जो बगीचा था वो उनके खिड़की के बिल्कुल सामने था। कह रहे जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल इसी तरह। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ। कह रहे हैं कि जो बेंच और कुर्सियां थी वो घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज, वॉलनट ट्रीज का मतलब अखरोट का पेड़। इन द गार्डन वर टॉलर, जो मतलब अखरोट के पेड़ बगीचे में लंबे हो गए थे। एंड द होपवाइन, होपवाइन मीन मतलब उन पर एक प्रकार की वेल आ जाना। दैट की ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिन्हें उन्होंने अपने हाथों से लगाया था। अबाउट द विंडो टू द रूफ, मतलब वह जो बेल थी वो खिड़की के दौरान, अबाउट द विंडो टू द रूफ, मतलब खिड़की के दौरान वह कहाँ तक पहुंच गई थी, छत तक पहुंच गई थी। जो उसकी अखरोट की जो मतलब बेल थी वो खिड़की के दौरान छत तक पहुंच गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, पुअर मैन फिर आ गया बेचारा व्यक्ति। हाउ कैसे, इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, मतलब इनका दिल कैसे टूट रहा होगा, टू लीव इन्हें छोड़कर, इट ऑल मतलब इस बेचारे व्यक्ति का इन सब चीजों को छोड़कर कैसे दिल टूट रहा होगा। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबोव, टू हियर हिज सिस्टर मतलब वो अपनी बहन को सुन रहे होंगे। अब यहाँ पर लोकेशन क्या है पहले आप ये समझिए, मतलब एमएमएल नीचे पढ़ा रहे हैं और छत के ऊपर एक रूम है जहां पर उनकी बहन है, मतलब मूविंग अबाउट इन द रूम एबो, मतलब जो छत के ऊपर मतलब उनकी बहन है पैकिंग देयर ट्रंक, जो संदूक को मतलब पैक कर रही हैं, पैकिंग कर रही हैं उनमें। फोर दे मस्ट हैव ली, किस लिए, फोर दे मस्ट क्योंकि वे, लीव द कंट्री नेक्स्ट, क्योंकि वे अगले दिन देश को छोड़ने वाले हैं। तो चलिए अब चलते हैं लास्ट स्थानजे की तरफ। दोस्तों लास्ट स्थानजा है हमारा, बट ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। करेज मतलब साहस था, हिम्मत थी, मतलब देखिए बट लेकिन, ही हैड द करेज उनमें साहस था, टू हियर सुनने का, एवरी लेसन प्रत्येक पाठ को, एट द वेरी लास्ट मतलब एम हेमल में अंत तक किसी पाठ को सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग मतलब हमारे लेखन के पश्चात बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री हमारा इतिहास का पाठ हुआ। एंड और देन द बेबीज चैंटेड देयर, और जो मतलब छोटे बच्चे थे उन्होंने मतलब अपने शब्द बोले, जो बोले बा बे बी बो बू डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम। अब देखिए कह रहे हैं जो रूम के मतलब बेंचेस के पीछे बैठे हुए थे, ओल्ड हाउजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, एंड जो ओल्ड हाउजर था उसने अपना चश्मा रखा या पहना, होल्डिंग पकड़ी हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, जो उसकी पोथिका थी वो उसको अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया उसने। स्पेल द लेटर विद देम, और जो ओल्ड हाउजर था वो छोटे बच्चों के साथ भी बोलने लगा, जो कुछ भी वो बोल रहे थे जैसे बा बे बी बो बू, जो ये बोल रहे थे वो उनके साथ बोलने लगा। यू कुड सी, आप देख सकते थे, यू कुड सी इसका मतलब है आप देख सकते थे, दैट की ही टू वॉज क्राइंग कि वह भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल विद इमोशंस, जो इसकी वॉइस थी वो कांप रही थी इमोशंस के साथ। एंड और इट वॉज सो फनी टू हेयर हिम, जो मतलब उसकी आवाज थी वो सुनने में इतनी हास्यास्पद थी, मतलब हंसने वाली थी। दैट की
वी ऑल वांटेड टू लव, जो हम सभी थे वो हंसना भी चाहते थे, एंड क्राई और रोना भी चाहते थे। आह, अरे, हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, दैट द लास्ट लेसन। और ये अंतिम पार्ट है, ये मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है आज का पार्ट। अब देखिए आगे कहते हैं, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अब जो चर्च की घड़ी थी उसने कितने बजाए, 12 बजाए। देन तब द एंजलिस, मतलब एंजलिस नामक एक प्रार्थना की घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट, और उसी क्षण पर, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रीचर्स रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज। कि उसी क्षण जब ड्रिल से लौटकर आते हुए प्रुशिया के सैनिक थे, उनकी तुरैयों की आवाज जो थी हमारी खिड़कियों से नीचे बजती हुई सुनाई दी। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, एम हेमल स्टूड अप, मतलब एम हेमल खड़े हो गए। वेरी पेल, मतलब वो एकदम पीले पड़ गए थे। इन हिज चेयर, अपनी चेयर से उठे। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मतलब मैंने कभी भी उन्हें इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा। नरेटर कह रहे हैं, माई फ्रेंड्स, मित्रों, साइड ही, उसने कहा, आई, बट समथिंग चॉक्ड हिम, मतलब एम एम एल ने कहा कि आई मैं, बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन ऐसा लगा कि उन्होंने, उनके गले को किसी ने, उनका गला जो था वो अवरुद्ध कर दिया है, किसी बात ने उनके गले को। तो देखिए आगे क्या कह रहे हैं, ही कुड नॉट गो ऑन, और वो इसे जारी नहीं रख पाए, जो अपनी बात कहना चाहते थे वो इसे जारी नहीं रख पाए। फिर उन्होंने क्या किया देखिए, देन तब ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टर्न मिस मुड़े, वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चाक, उन्होंने चाक का टुकड़ा लिया। एंड बेरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, कह रहे हैं कि पूरी ताकत से, ही रोट, उन्होंने लिखा, एज लार्ज, मतलब जितना बड़ा वो लिख सकते थे, एज ही कुड, बाय ला फ्रांस, कि फ्रांस जिंदाबाद, मतलब जितना बड़ा वो लिख सकते थे ब्लैक बोर्ड पर उतना बड़ा उन्होंने लिखा कि वाई ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। देन तब ही स्टॉप्ड, वह रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और बॉल के सारे उन्होंने अपना जो सर था वो झुका लिया। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना बोले, बिना शब्द का यूज किए हुए, ही मेड अ गेजर टू अस विथ हिज हैंड, और उन्होंने अपने हाथ से हमें इशारा किया कि स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी हुई, यू मे गो, आप जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अवश्य समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।